वीरेंद्र लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे था और उसको सतना मध्य प्रदेश के एक कॉलेज में वाइवा लेने के लिए इनवाइट किया गया था। काम सिर्फ एक दिन का था और फीस के साथ साथ उसके आने जाने, रुकने और खाने का सारा खर्चा कॉलेज ही उठा रहा था। तो ये वीरेंद्र के लिए एक्स्ट्रा अर्निंग का काम करता था। ये घटना दिसंबर 1995 की है। वीरेंद्र को लखनऊ से सतना आना था। ट्रेन का शेड्यूल टाइम सतना पहुंचने का रात 3 बजे का था और ट्रेन में जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 4 बज रहे थे। इसका मतलब ये था कि जिस स्टेशन पर उसे उतरना था वह बहुत पहले ही निकल गया था। पर उसकी जान में जान तब आई जब उसने देखा कि इस वक्त ट्रेन रुकी हुई थी और वो भी किसी स्टेशन पे। वीरेंद्र ने अपना सारा सामान उठाया और ट्रेन से उतर गया। उसके उतरते ही ट्रेन भी चल पड़ी और चारों तरफ घना कोहरा था और स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ना तो कोई दुकान और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। उसी कोहरे में वीरेंद्र ने प्लेटफॉर्म के खंभे पर देखा जिस पे उस जगह का नाम लिखा था लगरवा। ये देख वीरेंद्र ने अपना फ़ोन निकाल के जब ऑनलाइन मैप पे उस जगह का डिस्टेंस सतना तक चेक किया तब उसे देखकर उसकी जान में जान आई कि सतना सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर था। वीरेंद्र को इस बात की राहत थी कि अगर वो बाय रोड सतना जाएगा तो भी 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी ऊबड़ खाबड़ क्यों ना हो। स्टेशन पर किसी को ना पाके वीरेंद्र अपना छोटा सा बैग पकड़े बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी अंदर जैसा ही नज़ारा था। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और उस अंधेरे में आती झींगुर और दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। मरता क्या ना करता। वापस स्टेशन के अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे ही वीरेंद्र ने अपने बैग से एक चादर निकाली और उस पर बैठ के अपनी जैकेट को पूरी तरह से बंद करके वहीं बैठ गया। इस समय अगर कोई वीरेंद्र को 1 कप गर्म चाय दे देता तो वो उसको 10 गुने ज़्यादा पैसे दे के वो चाय ले लेता। सर्दी और कोहरा धीरे धीरे इतना बढ़ गया था कि अब वो सब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया था। वीरेंद्र की आंखें भारी होने लगी और उसने अपने मफलर को थोड़ा खींच के अपनी आंखों को ढका और वहीं चादर पर लेट गया। सर्द हवाएं मानो उसकी जैकेट को चीरती हुई अंदर घुस रही थी। धीरे धीरे उसका पूरा बदन कांपने लगा। वीरेंद्र को वहां लेटे हुए मुश्किल से 10 मिनट ही हुए होंगे कि उसको एक आवाज़ सुनाई दी। आंखों से मफलर हटाया तो वीरेंद्र ने पाया कि उसके आसपास कोई भी नहीं था सिवाय घने कोहरे के। वीरेंद्र वापस अपने कानों तक मफलर को लपेट के लेट गया। तकरीबन कुछ 10 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आई और इस बार चेहरे से मफलर हटाया तो देखा एक आदमी हाथ गाड़ी खींचता हुआ उससे कुछ ही कदम दूर कुछ पार्सल लेके खड़ा हुआ था। वीरेंद्र ने उससे पूछा, भाई साहब, यहां से सतना जाने के लिए कोई ट्रेन, बस या टैक्सी मिल सकती है? उस आदमी ने बेहद ही सर्द आवाज में कहा, बाबूजी, इतने ठंड और कोहरे के कारण अब कल 12 बजे से पहले ना तो कोई ट्रेन मिलेगी और ना ही इस टाइम कोई बस या टैक्सी। ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। दिन में 3 या 4 ट्रेनें यहाँ बस रुकती हैं। अगर रात गुजारनी है तो पास में एक गेस्ट हाउस है। इतनी ठंड में प्लेटफॉर्म पर रात गुजारेंगे तो कल की सुबह भी नहीं देख पाओगे बाबूजी। ये सुन के वीरेंद्र ने उस आदमी से पूछा, बात तो सही कह रहे हो तुम, ये बताओ ये गेस्ट हाउस यहां से कितनी दूर है और उसका किराया? ये सुन वो आदमी हंसते हुए वीरेंद्र से बोला, अरे बाबूजी, गेस्ट हाउस यहीं स्टेशन के पास ही है और किराए की फिक्र काहे करते हो? आप तो हमारे मेहमान हैं और मेहमान भगवान समान होते हैं। ये सुन वीरेंद्र बहुत खुश हो गया और उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। इसके पहले कि वीरेंद्र अपना बैग उठाता, उस आदमी ने लपकते हुए उसके बैग को अपने कंधे पर रखते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप क्यों तकलीफ करते हो? मैंने कहा ना, आप हमारे मेहमान हो और मेहमान। वीरेंद्र थोड़ा हंसते हुए बोला, हाँ भैया, मेहमान भगवान के समान होता है। वैसे तुमने अपना नाम क्या बताया? मैंने तो अपना नाम ही नहीं बताया बाबूजी। वैसे मेरा नाम है भूषण।
यही स्टेशन पे काम करता हूँ, उसने बड़े प्यार से वीरेंद्र के सवाल का जवाब देते हुए कहा। जब दोनों स्टेशन के बाहर आए तो वहाँ पे एक पुराना ऑटो खड़ा था, जिसको देहात और गांव की भाषा में कौवा भी कहते हैं। ये देख वीरेंद्र चौंक गया कि अभी कुछ देर पहले जहाँ दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था, वहीं इतनी जल्दी ये ऑटो कहाँ से आ गया और इस ऑटो की आवाज़ तक नहीं सुनाई दी उसको। वीरेंद्र ये सब सोच ही रहा था कि भूषण ऑटो के करीब जाते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं बाबूजी? आइए, ये ऑटो और ऑटो वाला हमारा जानने वाला है, रोज़ मुझे लेने इसी टाइम पे स्टेशन आता है। ये सुन वीरेंद्र बोला, लेकिन तुमने तो कहा था कि सतना जाने के लिए कोई भी ट्रेन, बस या टैक्सी नहीं मिलती है यहाँ पे, तो इस टाइम पर फिर ये ऑटो? भूषण वीरेंद्र का बैग ऑटो में रखते हुए बोला, अरे बाबूजी, मैंने जो भी आपको बताया था एकदम सही बताया था। ये ऑटो इस गांव से बाहर नहीं जाता है, बस स्टेशन से गेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस से सिर्फ स्टेशन ही आता जाता है, जहाँ पे मैं आपको रात गुजारने के लिए ले जा रहा हूँ। इससे मिलिए, यह है मुन्ना, मेरा साथी और इस गाड़ी का मालिक। मुन्ना ने एक अजीब सी नज़रों से वीरेंद्र को देखते हुए पूछा, साहब आइए बैठिए, आपको आपके ठिकाने तक छोड़ देता हूँ। वीरेंद्र ने थोड़ा सहज होते हुए मुन्ना से बोला, कितने पैसे लोगे तुम मुन्ना भाई? ये सवाल सुन अपनी नज़रें तिरछी करते हुए वीरेंद्र से मुन्ना बोला, अरे साहब, अब आपसे पैसे थोड़े ही लेंगे, आप तो हमारे मेहमान हो और आप हमारे लिए ये पैसे दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती हो। इसके बाद वीरेंद्र भूषण के साथ ऑटो में बैठ गया और गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचने पर वीरेंद्र ने अपनी जैकेट की पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसको जला दी। उन्होंने ऑटो के व्यू मिरर पे जैसे ही ये देखा तो उसने ऑटो के ब्रेक लगा दी और पीछे बैठे वीरेंद्र की तरफ घूमते हुए बोला, साहब, सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है, इससे आपके शरीर के अंदर के अंग सड़ जाते हैं और सड़ा हुआ मांस। मुन्ना इसके पहले कि कुछ बोलता कि तभी भूषण ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, बाबूजी, इसका मतलब है कि सिगरेट से लोग मर भी जाते हैं। इसका बाप भी बीड़ी पीने की वजह से मर गया था। आप सिगरेट ना पीजिए, वैसे भी हम गेस्ट हाउस पहुंचने ही वाले हैं। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ। तो अभी तक आपने सुना वीरेंद्र की जब ट्रेन में आंखें खुली तो वो अपने स्टॉप से बहुत दूर आ गया था। एक अनजान स्टेशन पर उतरने के बाद वीरेंद्र को प्लेटफॉर्म पर ही एक आदमी मिला, जिसने उसे बताया कि वह अगर चाहे तो आज की रात यहाँ के गेस्ट हाउस में गुजार सकता है। और फिर वो आदमी, जिसने अपना नाम भूषण बताया था, वो वीरेंद्र को अपने साथी मुन्ना, जो एक ऑटो ड्राइवर था, उसको ऑटो में लेके गेस्ट हाउस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वीरेंद्र ने जब सिगरेट जलाई तो मुन्ना ने ये देख के ऑटो वहीं रोक दिया और वीरेंद्र को सिगरेट ना पीने को कहा। अब आगे कुछ ही देर में तीनों एक पुरानी सी बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। ऑटो से उतरते हुए भूषण ने कहा, आइए बाबूजी, ये है अपना गेस्ट हाउस। वीरेंद्र ने देखा कि वो एक काफ़ी पुरानी हवेली थी और उसके बाहर उतना ही पुराना बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, गेस्ट हाउस लगरवा में आपका स्वागत है। वीरेंद्र को एक बात की तसल्ली थी कि अब रात आराम से कट जाएगी। ये पुराना गेस्ट हाउस उस खुले प्लेटफॉर्म से कई गुना बेहतर है, लेकिन वीरेंद्र को झटका तब लगा जब भूषण ने अपनी जेब से एक चाबी निकालकर ताला खोला और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आइए बाबूजी। वीरेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, चाबियाँ तुम्हारे पास कैसे आई? तो भूषण ने कहा, अरे बाबूजी, ये गांव देहात का इलाका है। एक गेस्ट हाउस मेरे ही पूर्वजों का बनाया हुआ है। इसके पहले यह हमारा घर हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ मेरे परिवार के लोग भगवान को प्यारे हो गए। गांव में होने के कारण यहाँ लोग आते तो नहीं हैं, तो मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए स्टेशन पर काम भी करता हूँ। इसके बाद पहले भूषण और उसके पीछे पीछे वीरेंद्र उस गेस्ट हाउस के अंदर गए, लेकिन ऑटो ड्राइवर मुन्ना बाहर ही खड़ा रहा। अंदर जाके
भूषण ने स्विच ऑन करके एक बल्ब जला दिया। गेस्ट हाउस के अंदर वो बल्ब एक जल चुकी माचिस की तीली की बुझती आग के जैसा काम कर रहा था। और तो और पूरे गेस्ट हाउस में वीरेंद्र को कहीं भी एक खिड़की भी नजर नहीं आई। फर्श की हालत देख के लग रहा था कि जैसे वहां कई दिनों से सफाई नहीं हुई हो। वीरेंद्र को वैसे भी बस आज की रात ही बितानी थी, इसलिए उसने अपना बैग पलंग के साइड में रख बिस्तर पे रखे कंबल को ओढ़ के सीधा सोने चला गया। अभी तक वीरेंद्र पूरी तरह से सोया भी नहीं होगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। कंबल हटा के देखा तो भूषण कमरे की सफाई कर रहा था। वीरेंद्र को जागा हुआ देख भूषण ने उससे पूछा, बाबूजी आप जाग रहे हैं? लगता है ठंड और भूख की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। आप कहें तो चाय और ब्रेड ऑमलेट बना दूं? वीरेंद्र को भूख तो लगी ही थी, तो उसने बस अपना सर हाँ में हिला के अपनी सहमति दे दी। इसके बाद भूषण किचन में गए और वहीं से थोड़ा चिल्ला के पूछा, अरे बाबूजी अंडे तो खत्म हो गए हैं, बोलिए तो चिकन बना दूं? वीरेंद्र ने कहा, कुछ भी चलेगा। और तभी एक मुर्गे की चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने उसको एक ही झटके में काट दिया हो। आवाज़ सुनकर वीरेंद्र की भूख मर चुकी थी, लेकिन भूषण ने एक अनजान जगह में उसकी इतनी मदद की थी तो उसका दिल रखने के लिए वो उठ बैठा। कुछ 5 मिनट में ही भूषण चाय ले आया और खाना थोड़ी देर में लाने का कह के वापस किचन की ओर चला गया। वीरेंद्र चाय की चुस्कियाँ ले ही रहा था कि उसको कमरे में लगे दूसरे दरवाजे से कुछ आवाज़ें सुनाई थी। वीरेंद्र ने चाय का कप वहीं टेबल पर रख दिया और उस आवाज़ का पीछा करते हुए उस दरवाजे की तरफ जाने लगा। वीरेंद्र को ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। वीरेंद्र ने डरते हुए उस दरवाजे को खोलने के लिए उसका हैंडल पकड़ा ही था कि तभी भूषण ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे बाबूजी आप कहाँ जा रहे हैं? चाय पसंद नहीं आई? चिकन तैयार है, आके खा लीजिए। चिकन इतना स्वादिष्ट बना था कि वीरेंद्र ने मिनटों में ही पूरा चिकन खत्म कर दिया। खाना खाने के बाद वीरेंद्र को स्मोक करने की इच्छा जागी तो गेस्ट हाउस के बाहर चला गया और गेस्ट हाउस के बोर्ड के नीचे अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल के जला दी। वीरेंद्र ने पहला ही कश लिया ही होगा कि तभी किसी ने उसके सर पे पीछे की तरफ से एक जोर का वार किया। वीरेंद्र चीखता हुआ अपना सर पकड़ के वहीं गिर पड़ा। किसी ने उसको उसके बालों से पकड़ा और अपने चेहरे की तरफ करते हुए बोला, मैंने कहा था ना साहब कि सिगरेट पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको पता है कि इससे आपके शरीर के अंदर के अंग सड़ जाएंगे और सड़ा हुआ मांस हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कोई और नहीं, मुन्ना ऑटो ड्राइवर था। वीरेंद्र ने दर्द में अपनी आंखें खोल के जब मुन्ना को देखा तो वो डर से और भी चौंक पड़ा। मुन्ना का चेहरा पूरा सफ़ेद था और दांत किसी जानवर के तरह थे। इसके पहले वीरेंद्र अपने आप को संभाल पाता, मुन्ना उसको घसीटता हुआ गेस्ट हाउस के अंदर ले गया। वीरेंद्र दर्द और दहशत से चीखता रहा, छटपटाता रहा, लेकिन उस काली रात के अंधेरे में उसकी आवाज़ गुम हो गई थी। कमरे के अंदर मुन्ना ने उसको धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। वीरेंद्र की नज़रें भूषण को ढूंढ रही थी कि शायद वो उसको आके मुन्ना से बचा लेगा, लेकिन उसकी जान हलक में तब अटक के रह गई जब उसने भूषण को अपने सामने एक बड़े से चाकू लिए खड़ा देखा। उसके बाद वीरेंद्र की दर्द से भरी चीखें उस गेस्ट हाउस में गूंजी और उन्हीं 4 दीवारों में कैद होके रह गई। तीसरी रात लगरवा रेलवे स्टेशन पर सुबह करीब 4 बजे एक ट्रेन आके रुकी, जिसमें से एक 25-26 साल का एक लड़का और एक लड़की हड़बड़ी में अपना बैग संभालते उतरे। ट्रेन जाने के बाद जब वो दोनों उस सुनसान प्लेटफॉर्म पे खड़े इधर उधर देख रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आई, कल दोपहर तक यहाँ से जाने की कोई ट्रेन, बस या टैक्सी नहीं मिलेगी बाबूजी।
कहिए तो आप दोनों को यहाँ के गेस्ट हाउस में रात बिताने के लिए ले चलूं। तो ये थी आज की कहानी। अगली बार किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पे आपको कोई मिले और गेस्ट हाउस ले चलने के लिए कहे तो पता है ना कि आपको क्या करना है। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। एक फूड डिलीवरी बॉय का काम आसान नहीं होता। अनजान गलियों में और अनजान घरों में चाहे दिन हो या रात लोगों का खाना डिलीवर करने जाना पड़ता है। आजकल तो लोग उनको इंसान नहीं महज एक मशीन समझते हैं। कई लोग तो उनसे बदतमीजी तक करते हैं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां उनको ये सब सहने पे मजबूर कर देती हैं। आज की कहानी आज से 1 साल पहले की है। कानपुर के फूड डिलीवरी बॉय विकास की। विजयनगर कालपी रोड पे एक होटल में काम करता। विकास अपने काम में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस रात जो डिलीवरी करने जा रहा है वो फूड डिलीवरी उसकी लाइफ की आखिरी डिलीवरी होने वाली थी। तो आइए सुनते हैं विकास की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास है और मैं कानपुर के शास्त्री नगर में रहता हूँ। मेरे घर में मेरी माँ और एक छोटा भाई है। पापा की डेथ कोरोना की वजह से 4 साल पहले ही हो गई थी। दिन में कॉलेज के बाद विजयनगर कालपी रोड पे एक होटल में फूड डिलीवरी बॉय का जॉब करता था। रास्तों की अच्छी जानकारी की वजह से होटल का मालिक ज़्यादातर डिलीवरीज मुझसे ही करने को बोलता और रात में डिलीवरी करने पर अलग से टिप भी मिलती थी। बात लास्ट ईयर 31 दिसंबर की है। न्यू ईयर होने की वजह से होटल में तो भीड़ थी ही और साथ में डिलीवरीज के ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा थे। सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने में रात के 1:30 बज गए थे। मैं घर जाने के लिए रजिस्टर में साइन कर ही रहा था कि तभी मैनेजर ने मुझे एक लास्ट डिलीवरी करने को कहा। डिलीवरी मेरे घर के रास्ते पर ही थी, तो मैंने हाँ कर दी। लेकिन जिस एड्रेस पे खाना डिलीवर करना था वो पनकी नहर के साथ थोड़ा अंदर की तरफ था। उस एरिया में मैंने पहले कभी डिलीवरी नहीं की थी और जितना मुझे आइडिया था वहाँ से ज़्यादा आबादी भी नहीं थी। फिर भी मैंने खाने का पैकेट अपनी बाइक के कंटेनर में रखा और हेलमेट लगा के खाना डिलीवर करने चला गया। नहर के रास्ते बाइक उतारने से ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। रास्ता कच्चा था और बेहद ही सुनसान। एक भी स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से बाइक की हेडलाइट ही मेरा एकमात्र सहारा थी। कुछ 10 मिनट बाद काफ़ी ढूंढने पर मैं उस एड्रेस पर जा पहुंचा। वो घर बहुत पुराना था और जगह जगह से टूटा फूटा भी था। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसे घर से किसने फूड डिलीवर किया होगा। इससे अच्छा तो घर की मरम्मत करा लेते और कुछ नहीं तो एक एंट्रेंस पे बल्ब भी लगा देते। खैर, मैंने बाइक को स्टैंड पे लगाया और खाने का पैकेट लेके उस घर के दरवाजे पे नॉक किया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन जब किसी का कोई जवाब नहीं आया तो मुझे यकीन हो गया कि न्यू ईयर की मस्ती में किसी ने प्रैंक किया है। मैं ये सोच वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि तभी मुझे उस घर के अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुन के मैं वहीं रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़ा तो दरवाज़ा अजीब सी करकराती आवाज़ के साथ धीरे धीरे खुला। दरवाजे के पीछे एक बूढ़े अंकल और उनके पीछे एक बूढ़ी दादी खड़ी थी। उनकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और ना खाने की वजह से उनके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही रह गई हैं। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, क्या तुम खाना लाए हो? आवाज सुन के मैं हड़बड़ाते हुए बोला, जी हाँ, ये आपका ऑर्डर है। वो बूढ़ी दादी ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, अंदर आओ बेटा, पैसे अंदर रखे हैं। मैं बिना सोचे उस बूढ़ी दादी के साथ घर के अंदर चला गया। वो अंकल घर के बाहर ही खड़े रहे। घर के अंदर का नज़ारा बाहर से भी ज़्यादा डरावना था,
दीवारों से पेंट उतर चुका था और जगह जगह पे पपड़ियां पड़ी थीं। उस बूढ़ी दादी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करके मुझे बैठने को कहा और पैसे लेने अंदर चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, वहां पे वेट करूं या चला जाऊं। कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी दादी अपने हाथ में पानी का गिलास लेके आई और मुझे देते हुए पीने को कहा। मैंने पानी पीने से मना करते हुए उनसे मेरे पैसे देने को कहा। मेरा ये कहने पे उस बूढ़ी दादी की आंखें बड़ी हो गईं और गुस्से से मुझसे बोली, अरे ला रही हूं ना, पहले ये पानी पी लो तुम। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ और मेन डोर की तरफ जाने लगा। वो बूढ़ी औरत कहती रही, अरे कहाँ जा रहे हो, रुको पानी पी के जाओ, तुमको बहुत पैसा दूंगी मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकला तो वो बूढ़े अंकल वहीं दरवाजे के कोने पे खड़े थे। मैंने तुरंत बाइक के पास पहुंच उसको स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। मैं बार बार उस घर की तरफ मुड़ के देख रहा था। वो दोनों बूढ़े हस्बैंड और वाइफ उस घर के बाहर खड़े होके मुझे ही देख रहे थे कि थोड़ी दूर पर जाते ही मेरी बाइक का टायर बबल करने लगा और मैं गिरते गिरते बचा। मैंने देखा कि बाइक का टायर पंक्चर है। मैं हैरान था कि बाइक में ट्यूबलेस टायर लगे हैं और कोई कील भी नहीं है। मैं वैसे ही डरा हुआ था तो मैंने बाइक को तुरंत लॉक करके वहीं छोड़ दिया और तेज तेज कदमों से नहर के साइड में रोड की तरफ भागने लगा। इतनी देर में मैंने होटल के मैनेजर को फोन करके सारी बात बताई। अगले कुछ 5-7 मिनट में ही मैनेजर होटल के ही एक गार्ड के साथ वहां आ पहुंचा। मैं बेहद डरा हुआ था। मेरी हालत देख मैनेजर ने अपने साथ लाई बोतल से मुझे पहले तो पानी पिलाया और रोड के किनारे बैठा के शांत होने को बोला। जब मैं थोड़ा शांत हुआ तो मैंने डिटेल में सारी बात अपने मैनेजर को बताई। फिर मेरे मैनेजर ने मुझसे उस घर का एड्रेस और मेरी बाइक के बारे में पूछा। एड्रेस लेने के बाद मैनेजर मुझे वहीं वेट करने को कह के गार्ड के साथ अपनी बाइक पे उस एड्रेस पर चला गया। दिसंबर की उस सर्दी में भी मेरे पसीने आ रहे थे। मैं हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को देखे जा रहा था। कुछ 20 मिनट बाद मैंने नहर की तरफ से किसी को आते देखा। जब वो पास आए तो वो कोई और नहीं, मेरा मैनेजर और वो गार्ड था। गार्ड मेरी बाइक को खींच रहा था। मेरे पास आके मैनेजर ने मुझे बताया कि वो गार्ड के साथ उस घर पे गया था, लेकिन वहाँ कोई रहता ही नहीं है। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से एक नुकीला औजार निकाल के मुझे दिखाते हुए बोला कि ये उनको उस घर के बाहर से मिला था। मैं समझ गया कि उसी नुकीले औजार से मेरी बाइक को पंक्चर किया गया था। खैर, मैनेजर ने गार्ड को मेरी बाइक होटल पे खड़ी करने को बोल के मुझे अपनी बाइक से मेरे घर पे ड्रॉप कर दिया। कई दिनों तक मैं अपने घर से बाहर नहीं निकला और ना ही होटल गया। उसके बाद से मैंने खुद से वादा किया कि कभी लेट नाइट डिलीवरी और अनजान लोकेशन पे फूड डिलीवरी कभी नहीं करूंगा। मेरे साथ काम करने वाले जब मेरे सहकर्मियों को इस बात का पता चला तो उनमें से एक ने मुझे बताया कि उस नहर वाले रास्ते के थोड़ा अंदर जाने पर एक पुराना सा घर है जहां कुछ साल पहले एक उम्रदराज कपल की लाश मिली थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि वो दोनों कई दिनों से उस घर में बंद थे और भूख के मारे उनकी मौत हो गई थी। तो ये थी विकास जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी हॉरर, क्राइम और सस्पेंस से जुड़ी कोई कहानी या अनुभव हो तो लिख भेजिए हमको अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे या ईमेल करिए हमारी ईमेल आईडी पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। आजकल लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए या यूं कहें अपनी एंगेजमेंट और पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए इस हद तक चले जाते हैं जहां उनको पॉपुलैरिटी तो छोड़िए अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। आज की कहानी इंडिया के इंदौर शहर की एक ऐसी ट्रैवल ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की है जिसने अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए एक ऐसी जगह जाने का डिसीजन लिया
जो उसको नहीं करना चाहिए था। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दार्जिलिंग से कुछ 30 किलोमीटर दूर कुर्सियोंग, उसमें 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बाद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ्स भी, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। इस रोड पे कई लोगों ने एक आदमी का सर कटा हुआ भूत भी देखा है। ट्रैवलिंग बंदी के नाम से अपना ट्रैवल ब्लॉग चलाने वाली रितिका सिंह आज अपने सब्सक्राइबर्स के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान रितिका को 9,999 रुपयों का एक सुपर चैट आता है और उसके साथ ही एक मैसेज, दम है तो डाउ हिल जाके शूट करके दिखाओ। सुपर चैट देने वाले का नाम मेंशन नहीं था, तो रितिका ने पहले तो समझा कि किसी ने फेक आईडी से प्रैंक किया है, लेकिन उस सुपर चैट के बाद एक के बाद एक 4 9,999 के सुपर चैट्स आए। रितिका की लाइव चैट गो डाउ हिल के मैसेजेस से स्पैम करने लगी और साथ ही कई सारे सब्सक्राइबर्स ने भी रितिका को सुपर चैट्स दिए। सब्सक्राइबर्स का इतना सारा सपोर्ट और साथ ही इतने सारे पैसे देख रितिका ने उसी वक्त ऑनलाइन डाउ हिल के बारे में सर्च किया तो देखा कि ये हिल स्टेशन बागडोगरा से केवल 45 किलोमीटर दूरी पे है। ये देख रितिका ने सोचा, ट्रिप का खर्चा तो अभी से ही निकल आया है और सारे सब्सक्राइबर्स इतना कह रहे हैं तो वहां जाके एक व्लॉग बनाने से उसके चैनल की रीच ज़्यादा होगी। और आजकल ये भूत कुछ नहीं होते, कुछ स्केरी सीन व्लॉग में डाल दूंगी तो सब खुश हो जाएंगे। ये सोच के रितिका ने डाउ हिल जाके एक व्लॉग शूट करने के लिए लाइव सेशन पे अनाउंस कर दिया कि वो अगले हफ्ते ही डाउ हिल जाएगी। रितिका को ये नहीं पता था कि जिस जगह वो जा रही है वो इंडिया के सबसे भूतिया हिल स्टेशंस में नंबर 1 पे आती है और ये ट्रिप उसकी लाइफ की एक बेहद खतरनाक ट्रिप साबित होने वाली थी। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ। अभी तक आपने सुना कि रितिका सिंह एक इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर है और एक दिन जब वो अपने चैनल पे लाइव थी तो किसी ने उसको एक के बाद एक 9,999 के 5 सुपर चैट्स दिए और साथ ही डाउ हिल जाने का चैलेंज। इसके बाद रितिका के सब्सक्राइबर्स ने भी कमेंट्स करके उसको डाउ हिल जाने को बोला। जब रितिका ने देखा कि डाउ हिल बागडोगरा से महज 45 किलोमीटर दूर है और इतना प्यारा सपोर्ट मिल रहा है तो उसने लाइव सेशन में सबको डाउ हिल जाने के लिए अनाउंस कर दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि डाउ हिल इंडिया के सारे भूतिया हिल स्टेशन में से नंबर 1 पे आता है। अब आगे। इंडिया में ट्रैवल ब्लॉगिंग करने वाली कई लड़कियां हैं, लेकिन पैरानॉर्मल जगहों में जाके व्लॉगिंग करना रितिका को इंडिया की पहली पैरानॉर्मल फीमेल ट्रैवल व्लॉगर बनाने वाला था और ये अपॉर्चुनिटी रितिका मिस नहीं करना चाहती थी। लाइव सेशन जल्दी खत्म करने के बाद रितिका ने अपने बॉयफ्रेंड सनी को कॉल किया। हेलो बेबी, गेस व्हाट, आई एम गोना टू बी द फर्स्ट फीमेल इंडियन पैरानॉर्मल ट्रैवल व्लॉगर। अभी मैं जब लाइव सेशन कर रही थी तो किसी ने मुझे एक के बाद एक 5 बार ऑलमोस्ट 50K के सुपर चैट्स दिए एंड डाउ हिल जाने का चैलेंज दिया। मैंने तो वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट वीक तुम मेरे साथ डाउ हिल चल रहे हो। पूरी बात सुनने के बाद सनी बोला,
क्या यार ऋतु, तुम हमेशा इधर उधर जाती रहती हो और कैमरामैन मुझे बनना पड़ता है और मम्मी पापा को झूठ बोल के निकलना पड़ता है। बेबी ऐसा ना बोलो, आई लव यू सो मच, प्लीज चल दो ना। ये मेरे सोशल मीडिया कैरियर का टर्निंग पॉइंट होगा। देखना, इस ट्रिप के बाद आई विल बी फेमस, विच आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। प्लीज सनी, प्लीज चल देना यार। रितिका सनी को मनाने लगी। ठीक है, बट हर बार मैं तुम्हारा कैमरामैन नहीं बनूंगा। सनी ने थोड़ा बेरुखी से ट्रिप पे चलने की हाँ कह दी। रितिका ने बागडोगरा जाने की फ्लाइट्स ऑनलाइन बुक कर ली थी और होटल वहां पहुंचने के बाद ही बुक करने का डिसाइड किया। उसने अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को पहले ही बता दिया था कि डाउहिल का पूरा व्लॉग एपिसोड वहां से वो वापस आने के बाद ही अपलोड करेगी और तब तक के लिए छोटी छोटी अपडेट्स इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे देती रहेगी। वो दिन भी आ गया जब रितिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एयरपोर्ट के एंट्रेंस पे अपनी एक सेल्फी खींच पोस्ट कर दी और साथ ही कैप्शन लिखा, अराइविंग बागडोगरा इन नेक्स्ट 2.5 hours। इस पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी, जिसे देख रितिका खुशी से पागल हो जा रही थी। कुछ 2 घंटों और 25 मिनट के बाद रितिका और सनी बागडोगरा एयरपोर्ट के अराइवल के बाहर टैक्सी ढूंढ रहे थे। कुछ 2 या 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि एक कार उनके सामने आके रुकी और उसमें से करीब 25-26 साल का एक लड़का बाहर निकला और रितिका के पास आके कहा, आपको टैक्सी चाहिए ना? आइए, मैं आपको अपनी गाड़ी से छोड़ दूं। ये देख रितिका और सन्नी थोड़ा सा चौंके, बट उसको लोकल टैक्सी वाला समझ के उन्होंने पूछा, हाँ हमको डाउहिल जाना है, लेकिन हमको रुकने के लिए होटल भी चाहिए, एज वो हमने जल्दी में बुक नहीं किया है। अरे मैम, फिर तो आप बिल्कुल सही बंदे से मिले हो। आपको होटल से भी अच्छी रुकने की जगह दूंगा और वो भी डाउहिल के पास। मेरा खुद का ही होम स्टे है, आप उसको देखेंगे तो ना नहीं कह पाएंगे। वैसे मेरा नाम देव सांगे है। उस लड़के ने रितिका के सवाल का जवाब देते हुए कहा। सनी ने देव से कहा, अच्छा ठीक है, हम आपके साथ चल देंगे, लेकिन जो होम स्टे बता रहे हैं अगर वो हमको पसंद नहीं आया तो आपको हमको एक अच्छा सा होटल करवा के देना होगा। मंजूर है? अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप भी देव को याद करेंगे कि क्या जगह दिलवाई है रुकने के लिए। देव ने अपनी कार का दरवाजा ओपन करते हुए कहा। थोड़ी ही देर में गाड़ी बागडोगरा से कुर्सियोंग रोड पे दौड़ी जा रही थी। रितिका ने अपना कैमरा निकाल के उस खूबसूरत नज़ारे को कैप्चर करना शुरू कर दिया और साथ ही इंस्टाग्राम पे अपनी सेल्फी पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हैं हम यहाँ डाउहिल। ये देख देव ने रितिका से पूछा, लगता है आपको फोटो खींचने और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का बहुत शौक है। वैसे आप लोग डाउहिल घूमने आए हैं या कहीं और भी जाना है? देव के सवाल का जवाब देते हुए सनी ने कहा, हाँ बॉस, ये है हमारी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व्लॉगर रितिका सिंह उर्फ ट्रैवलिंग बंदी, और मैं इनका कैमरामैन। हम डाउहिल एक्सप्लोर करने आए हैं। ये सुन देव व्यू मिरर से रितिका और सनी को देखते हुए बड़ी सर्द आवाज में बोला, हाँ डाउहिल भी आप दोनों का इंतजार कर रहा है। रितिका ने देव से पूछा, कुछ कहा आपने? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा। मैं तो कह रहा था कि डाउहिल घूमने के लिए अच्छी जगह रहेगी आप दोनों के लिए। बड़े किस्से कहानियां हैं उस जंगल और विक्टोरियाज बॉय स्कूल के। देव ने बात संभालते हुए कहा। कुछ 1.5 घंटे में देव सनी और रितिका को एक पुरानी सी दिखने वाली हवेली टाइप के एक गेस्ट हाउस में ले गया। वो गेस्ट हाउस मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ था और सिटी से थोड़ा दूर, जिसके आसपास काफी हरियाली थी। गाड़ी के ट्रंक से सामान निकालते हुए देव बोला, अरे आइए, ये है मेरा होम स्टे।
आप दोनों कपल हो और एक कपल को प्राइवेसी के साथ साथ शांति भी मिलना जरूरी है। और सर, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? इस गेस्ट हाउस में होटल की सारी सर्विसेज मिलेंगी और इसके एक रात का रेट सिर्फ 1000 रुपीज है। और रितिका मैम तो इतनी बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप 500 ही दे दीजिएगा। आप लोगों की वजह से मेरा गेस्ट हाउस भी फेमस हो जाएगा। गेस्ट हाउस बाहर से तो देखने में ठीक ठाक लग रहा था। 3 दिन की शॉर्ट ट्रिप होने की वजह से सनी और रितिका ने भी वहां रुकना ठीक ही समझा। गेस्ट हाउस में चेक इन करने के बाद दोनों ने रूम में आराम किया और फिर शाम को रितिका की आंख खुली और सनी को अपने बगल में ना पाके वो थोड़ा चौंक सी गई। जब आसपास ध्यान से देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि वो अपने घर पे नहीं, एक गेस्ट हाउस के रूम में है। उसने फोन उठा के सनी को कॉल लगाई तो फोन वहीं बेड की साइड में ही था। रितिका उठ के पहले वॉशरूम गई और फिर रूम के बाहर निकली ही थी कि उसने देखा कि सनी गेस्ट हाउस के एंट्रेंस के बाहर देव से खड़े बातें कर रहा है। रितिका जब दोनों के पास गई तो उसको देख सनी ने बोला, वेलकम स्लीपिंग ब्यूटी, तुम तो घोड़े बेच के सो रही थी। अच्छा लिसन, मैंने देव से डाउहिल की सारी डिटेल्स ले ली हैं और हम कल शाम 4 बजे वहां स्कूटी से जाएंगे। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट, मेरे यानी विश्वास के साथ। अभी तक आपने सुना कि रितिका सिंह एक इंडियन ट्रैवल व्लॉगर है और एक दिन जब वो अपने चैनल पे लाइव थी तो किसी ने उसको एक के बाद एक 9999 के 5 सुपर चैट दी और साथ ही डाउहिल जाने का चैलेंज। सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर रितिका ने डाउहिल जाके व्लॉग करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। कुछ ही दिनों में रितिका अपने बॉयफ्रेंड सनी के साथ बागडोगरा पहुंच गई। एयरपोर्ट के बाहर उनको एक टैक्सी ड्राइवर देव मिला जो उन्हें डाउहिल के पास ही अपने गेस्ट हाउस में ले गया। गेस्ट हाउस में रेस्ट करने के बाद जब शाम को रितिका की आंखें खुली तो सनी को अपने पास ना पाके वो थोड़ा परेशान सी हो गई। कमरे से बाहर निकल रितिका ने सनी को देव से बात करते हुए देखा। रितिका को जाग देख सनी ने उसको बताया कि डाउहिल जाने के लिए उसने देव से सारी डिटेल्स ले ली हैं और वहां जाने के लिए एक स्कूटी भी अरेंज कर ली है। अब आगे। डाउहिल स्कूटी से जाने की बात सुन रितिका ने इसकी वजह सनी से जब पूछी तो उसने बताया कि वहां का रास्ता काफी संकरा है तो स्कूटी से जाना ही बेटर होगा। अगले दिन रितिका और सनी वहां के फॉरेस्ट म्यूजियम, डियर पार्क और एक फेमस रूफटॉप रेस्टोरेंट गए। क्रोसॉन्ग की खूबसूरती ने दोनों को अपना दीवाना बना दिया था, लेकिन उनको क्या पता था कि यही खूबसूरती उनके लिए जानलेवा साबित होने वाली है। शाम करीब 4 बजे डाउहिल रोड जो डेथ रोड से जानी जाती है उसके शुरू होने के 1 किलोमीटर पहले रितिका और सनी एक तिराहे पे बनी चाय की दुकान पर रुके। दुकान की ओनर एक 40 से 45 साल की लेडी थी जिससे सनी ने डाउहिल फॉरेस्ट और विक्टोरिया बॉयज स्कूल की भूतिया होने की वजह पूछी तो उस लेडी ने बेफिक्र होते हुए बताया कि उसने भी उस स्कूल और सर कटे हुए भूत की कहानियां सुन रखी हैं लेकिन कभी देखा नहीं। साथ ही उस लेडी ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद किसी को भी उस एरिया में जाने की मनाही है क्योंकि कई सारे लोगों की वहां अननेचुरल डेथ हो चुकी हैं और ना जाने कितने लोग लापता भी। ये सुन सनी को थोड़ा डर लगा, लेकिन रितिका वहां जाके व्लॉगिंग करने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि सनी ने अपना डर छुपा लिया। कुछ ही देर बाद रितिका और सनी डेथ रोड की संकरियों घुमावदार सड़क पे स्कूटी से चले जा रहे थे, जिसको स्कूटी के पीछे बैठी रितिका अपने कैमरे से शूट करती जा रही थी। कुछ 10 मिनट बाद दोनों विक्टोरियाज बॉय स्कूल के मेन गेट के बाहर खड़े थे। वो एक गवर्नमेंट स्कूल था। रितिका अपने कैमरे से लगातार ब्लॉग बनाई जा रही थी और सनी चुपचाप इधर उधर देख रहा था जैसे कोई चीज उसको देख रही हो और सनी उसी का पता लगाना चाहता हो। रितिका ने वहीं से उस स्कूल के साथ अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पे पोस्ट की
और कैप्शन में लिखा, आई हैव रीच्ड द फेमस विक्टोरियस बॉयज स्कूल, नाउ व्हाट, टेल मी द नेक्स्ट स्टेप। रितिका के फोटो पोस्ट करते ही उसको एक कमेंट आया, स्कूल के साथ एक छोटा सा रास्ता नीचे जंगल की तरफ गया है, उस जंगल में जाओ। रितिका की ये पोस्ट देखते ही देखते कमेंट और लाइक से भर गई थी। रितिका ने अपने कमेंट बॉक्स में आए कुछ जरूरी मैसेजेस मिस कर दिए, जिसमें से एक कमेंट में लिखा था, तुम्हारे पीछे उस बिल्डिंग की खिड़की पे वो लड़का कौन है। रितिका ने सनी से जंगल में चलने को कहा तो सनी ने मना कर दिया। रितिका जंगल में जाने के लिए इतनी जल्दी में थी कि उसने सनी को उसका वहीं वेट करने को कहे साइड के एक पगडंडी से उस जंगल के अंदर चली गई। जंगल के अंदर अंधेरा था। पेड़ की पत्तियों से छन के आती थोड़ी सी रोशनी ही रितिका को आगे का रास्ता देखने में मदद कर रही थी, लेकिन रितिका जितना जंगल के अंदर बढ़ रही थी, अंधेरा उतना ही गहराता जा रहा था। रितिका ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और नाइट विजन मोड पे शूट करने लगी। मोबाइल स्क्रीन को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो कुछ कदम ही आगे चली ही होगी कि अचानक से एक काला साया उसके सामने से गुजर गया, जिसको देख के रितिका की लगभग चीख सी निकल गई। अपने डर पे काबू पाते हुए रितिका डरते डरते थोड़ा और आगे गई तो दूर से उसको अपनी तरफ दौड़ते हुए कोई दिखा। पहले तो रितिका को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने अपने कैमरे को जूम करके देखा तो जो नज़ारा उसके सामने था उसे देख रितिका की आवाज़ उसके गले में ही अटक के रह गई। एक सरकटा आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था। रितिका पीछे मुड़ के वापस बॉयज स्कूल की तरफ भागी। भागते भागते कटीली झाड़ियों से रितिका के शरीर पर कई जगह कट लग गए थे। जंगल से बाहर निकल रितिका ने सामने सनी को खड़ा देखा तो चीखते हुए उसको भागने को बोला। डर के मारे सनी और रितिका ये भूल ही गए थे कि उनके पास स्कूटी भी है। भागते हुए सनी और रितिका अलग अलग हो गए। रितिका एक पुराने से चर्च के अंदर जाके छुप गई तो वहीं सनी कुछ ही फीट दूर एक पुरानी और छोटी लकड़ी की बनी दुकान के पीछे जा बैठा। डर के मारे रितिका की धड़कनें तेज थीं और वो अपने मुंह को हाथों से दबाए चर्च की पुरानी बेंच के नीचे छुप के बैठी थी। चर्च के अंदर और बाहर एक मनहूस सी खामोशी थी कि रितिका को अपनी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। चर्च के बाहर उगी हुई घास पे किसी के चलने की आवाज आई। रितिका को लगा कि सनी उसको ढूंढते हुए चर्च की तरफ आ रहा है। रितिका ने फौरन सनी के मोबाइल पे कॉल लगाई और कुछ ही सेकंड्स में बाहर की खामोशी को तोड़ते हुए सनी के फोन की रिंगटोन सुनाई दी और उस रिंगटोन के साथ ही सनी की एक दर्दनाक चीख। सुबह रितिका की आंख खुली तो उसके सामने कुछ लोकल लोग खड़े थे। रितिका को जागते हुआ देख एक लोकल आदमी ने उससे पूछा, कल रात क्या हुआ था? तुम इस चर्च में क्या कर रही हो? और जो लड़का चर्च के पास बेहोश पड़ा है वो तुम्हारा ही साथी है क्या? ये सुन रितिका चर्च के बाहर भागी तो देखा कुछ और लोग सनी को घेर के खड़े हैं। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई और सनी के साथ रितिका को पास के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने रितिका कुछ घंटों में डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन सनी शॉक में चला गया था, जिससे रिकवर होने में उसको 3 दिन हॉस्पिटल में ही गुजारने पड़े। चौथे दिन रितिका जब हॉस्पिटल से गेस्ट हाउस अपने और सनी का लगेज लेने आई तो उसका दिमाग तब चकरा गया जब उसने देखा कि गेस्ट हाउस के मेन गेट पे ताला लगा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि वो कोई गेस्ट हाउस नहीं है, बल्कि किसी का घर हुआ करता था और कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा है। इस पे जब देव की फोटो दिखाने के लिए रितिका ने अपने फोन की गैलरी ओपन की तो देव की फोटो छोड़िए, गेस्ट हाउस आने से लेके डाउ हिल जंगल, बॉय स्कूल और चर्च तक की सारी वीडियोस और फोटोज डिलीट हो चुकी थी। ये देख रितिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला तो उसमें जो विक्टोरिया बॉयज स्कूल की लास्ट फोटो पोस्ट की थी वो भी
डिलीट हो चुकी थी। रितिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। दूसरे ही दिन रितिका और सनी बागडोगरा एयरपोर्ट के डिपार्चर के बाहर खड़े थे। एंट्री गेट के अंदर जाते हुए रितिका एक आखिरी बार पीछे पलटी तो उसको दूर खड़ा देव एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देख रहा था। ये देख रितिका ने सनी को पीछे खड़े देव को देखने के लिए कहा, लेकिन जब तक सनी पीछे पलटता तब तक देव मानो हवा में गायब हो चुका था। कुछ हफ्तों तक रितिका ने ना ही अपने चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ पोस्ट किया और ना ही कुछ अपडेट। उसके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के मैसेज पे मैसेज आ रहे थे। हार के वो अपने चैनल पे लाइव आई। उसने सबको बताया कि वो डाउ हिल गई थी, लेकिन वहां उसने कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस नहीं की और फोन में खराबी होने के कारण उसका शूट किया हुआ व्लॉग करप्ट होके डिलीट हो चुका था, जिसको वो रिकवर भी नहीं कर पा रही थी। रितिका अपने फॉलोअर्स के सवालों के जवाब दे ही रही थी कि तभी किसी ने उसको 9,999 रुपयों का एक सुपर चैट किया और साथ ही लाफिंग इमोजी के साथ एक मैसेज, दम है तो कुलधारा गांव जैसलमेर जाके शूट करके दिखाओ। रितिका ने तुरंत ही लाइव सेशन बंद कर दिया। उस दिन के बाद रितिका ने अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिलीट कर दिए और सोशल मीडिया से पूरी तरह से दूरी बना ली। क्या आप भी ट्रैवल व्लॉग और हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करते हैं? जरा नजरें तेज रखिएगा कि कहीं आपको भी 9,999 रुपयों का सुपर चैट और साथ ही एक चैलेंज ना मिल जाए। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। आप सुन रहे हैं हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ। हम सभी ने अलादीन के जिन की कहानी जरूर सुनी या टीवी पे देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में जिन या जिन्नात होते हैं भी या नहीं? इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने मनुष्यों से पहले जिन्नात को बनाया और उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। जिन्नातों को आग से पैदा किया गया था, इसलिए उन पर किसी भी चीज का असर नहीं होता है। ये भी मनुष्यों की तरह ही पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, उनका भी परिवार होता है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि इन्हें कयामत के दिन इनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाएगा। वैसे तो जिन गुफाओं, उजाड़ स्थानों, कब्रिस्तान और अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ किंवदंतियों के अनुसार ये कभी कभार मनुष्यों के बीच भी भेष बदल के रह सकते हैं। इनमें अद्भुत और चमत्कारी शक्तियां होती हैं। ये किसी का भी जीव या वस्तु का रूप ले सकते हैं। ये अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया में सभी काम कर सकते हैं। जिन्नात को इत्र की खुशबू और मीठा बहुत पसंद है, इसलिए इत्र लगाकर या कुछ भी मीठा खाकर कब्रिस्तान या कहीं अंधेरे या गंदी जगहों पर जाने से मना किया जाता है। ऐसा करने पर जिन्न आपके पीछे लग सकते हैं। मेरा नाम सना खान है और जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं वो सुनने में काफी लोगों को इंटरेस्टिंग और डरावना लगेगा, लेकिन मैं ही जानती हूं कि वो एंटिटी आज भी मुझे हॉन्ट करती है। बात है नवंबर 2020 की, जब कोरोना पैंडेमिक के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया से मास्टर्स कंप्लीट करके अपने घर लखनऊ आ गई थी। हम एक नए घर के फर्स्ट फ्लोर में कुछ 15-20 दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे। ग्राउंड और सेकंड फ्लोर खाली और बंद रहता था, एज हमारे लैंडलॉर्ड लंदन में सेटल्ड थे। पापा मींस मेरे अब्बू उस टाइम सऊदी में जॉब करते थे, सो घर में मम्मा, मैं और एक छोटा भाई बहन साथ रहते थे।
कोरोना पैंडेमिक की वजह से इंडस्ट्री में जॉब ना के बराबर थी, सो मेरा ज़्यादातर टाइम वेब सीरीज देखने में निकलता था या घर की छत पे पुराने गाने सुनने में। मैं अक्सर शाम के समय नहा धो के ऑलमोस्ट तैयार होके घर की छत पे चली जाती थी और बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग सुनती थी और साथ में कुछ गज़लें और नगमे भी। मैंने वहां बैठने के लिए अपनी एक छोटी सी बैठक बना ली थी। हमारी छत के पीछे वाली तरफ पे एक शायद देवदार और दूसरा पीपल का पेड़ की डालियां छूती थीं। मुझे अच्छे से याद है कि जुमे रात को जब मैं छत पे सॉन्ग सुन रही थी तो अचानक से देवदार के पेड़ की एक डाली जोर से हिली, जैसे किसी ने उसको हिलाया हो। मैं ये देख के थोड़ा सा डर गई थी, फिर सोचा कि कोई बंदर होगा। मैं थोड़ी देर तक उस पेड़ की डाली को देखती रही, लेकिन जब उसमें कोई हरकत नहीं हुई तो मैं वापस से हेडफोन्स लगा के सॉन्ग सुनने लगी। उसके बाद कुछ 20 मिनट ही हुए होंगे कि मैं नीचे डिनर करने चली गई। रोज की तरह मैंने ईशा की नमाज अदा की और उसके बाद अपनी फेवरेट फ्रेंड सीरीज बिंज वॉच करने लगी। मैं और मेरी छोटी बहन लाइबा एक ही रूम शेयर करते थे। रात के करीब 1 बज रहे होंगे जब मैं वॉशरूम के लिए उठी। बाथरूम हमारे रूम से ही अटैच था और जब मैंने बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो खुल ही नहीं रहा था। मैंने दरवाजा पुश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ओपन ही नहीं हो रहा था। इट फेल्ट लाइक जैसे बाथरूम के अंदर से किसी ने फोर्स लगा के दरवाजे को बंद किया हो, जिसकी वजह से दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने अपनी बहन को उठाया। उससे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज तुम चेक करो, मुझसे तो दरवाजा ओपन ही नहीं हो रहा है। लाइबा ने भी बहुत ट्राई किया, लेकिन डोर ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं फिर रूम से बाहर निकली और ड्राइंग रूम के कॉमन वॉशरूम को यूज करके किचन से पॉपकॉर्न बना के अपने रूम में आ गई। मैंने पॉपकॉर्न का बाउल बेड पे रखा और सोचा कि एक बार बाथरूम का डोर ओपन करने का ट्राई करती हूँ, और इस बार वो डोर जो अभी तक इतनी ताकत लगाने पर भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, इस बार मेरे हल्के से पुश करने पर ही ओपन हो गया। ये चीज सेंस नहीं बना रही थी। फिलहाल मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया और अपने लैपटॉप पे वेब सीरीज देखने लगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम मैंने मम्मा को रात वाली बात बताई तो मम्मा ने उस बात को बहुत ही कैजुअली लिया एंड डोर लॉक खराब होने की बात कह के बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन रात में जो कुछ भी हुआ था वो अब कहीं ना कहीं मेरे मन में बैठ गया था। मेरी बहन लाइबा ने मुझे बताया था कि 2nd फ्लोर की छत पे एक सिंगल रूम सेट बना हुआ है। उसमें एक मेड रहती है जो पिछले 12 साल से वहीं रहती आई हैं। कल रात में जो कुछ भी घटा उसके बारे में शायद वो मेड कुछ बता सकें, तो इसीलिए मैं रोज की तरह शाम को ईशा की नमाज पढ़ के छत पे जाने से पहले उस मेड के पास चली गई। उनके कमरे के बाहर पहुंच के मैंने डोर नॉक किया तो उन्होंने डोर ओपन किया। उनकी एज अराउंड 65 होगी। तो उनसे जब मैंने पिछली रात का वाक्य बताया और घर में किसी भूत या पैरानॉर्मल चीज होने की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि वो एक अरसे से उस घर में रहती आई हैं और हमारे लैंडलॉर्ड के अब्बू, जिनका इंतकाल लास्ट ईयर हुआ, वो काफी स्पिरिचुअल और रिलीजियस इंसान थे और उन्होंने आज तक उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं देखा या महसूस नहीं किया। खैर, उनसे कुछ देर और बात करने के बाद मैं डिनर करने वापस नीचे आ गई। उस इंसिडेंट के 3 दिन बाद एक रात मैं और लाइबा मम्मी से बात कर रहे थे, जहां मम्मा मेरे निकाह की बात को लेके डिस्कस कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, बट मम्मा मुझे समझाए जा रही थी कि अब्बू हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। हम सब भाई बहन की पढ़ाई और फैमिली के लिए लास्ट 10 ईयर्स से सऊदी में अकेले रहते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये सुन मैं थोड़ा शांत हो गई। मम्मा उस टाइम हमारे बेड के राइट साइड पे रखे एक छोटे से 1 सीट सोफा पे बैठी थी कि अचानक से उन्होंने रूम के डोर की तरफ देखते हुए मेरे छोटे भाई को आवाज लगाई।
मुदस्सर, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए आपको? लेकिन जब रूम के बाहर से मुदस्सर का कोई रिप्लाई नहीं आया तो मम्मा उठ के डोर के पास गई। मैंने मम्मा से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी को रूम के बाहर एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए देखा है। शायद वो मुदस्सर था। मैंने मम्मा को कहा आपको वहम हुआ होगा, मुदस्सर तो खाला के घर गया है और कल आएगा। ये सुन मम्मा ने बात को अनदेखा कर दिया और मुझे जल्दी सोने का कह के अपने रूम में चली गई। मैं आदतन फिर से वेब सीरीज बिंज वॉच करने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन देखते देखते मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो होता है ना कि कोई आपको अगर लगातार देखता रहे या घूरता रहे तो आपका सिक्स सेंस आपको बता देता है कि कोई है। वैसे ही जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने देखा कि कोई आदमी जैसा शख्स जिसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था वो मेरे रूम के डोर से मुझे झांक के देख रहा है। मैंने उसको शायद एक झलक भर देखा था और वापस लैपटॉप को देखने लगी और जब वापस से कुछ ही पलों में डोर की तरफ मैंने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि मेरा वहम है और थोड़ी देर तक वेब सीरीज देखने के बाद मैं सो गई। उस रात के बाद हमारे घर में एक के बाद एक कई सारी चीजें ऐसी हुई जो हमारी समझ से बाहर था। हर रात और कभी कभी दिन में भी मम्मा मेरे लिए खाना जो निकाल के रखती थी वो गायब हो जाता। कभी मेरी नेल पॉलिश, मेरा मेकअप का सामान और कभी मेरी पर्सनल क्लोथिंग गायब हो जाती और वो चेहरा मुझे हर रात मेरे रूम के डोर से झांकता हुआ दिखाई देता। कमाल की बात तब हुई जब मैंने अपनी बहन लाइबा से ये बात डिस्कस की और उसको भी रूम के डोर की तरफ देखने को कहा तो उसको वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया, जबकि वो चेहरा लगातार मुझको घूरते जा रहा था। मैंने मम्मा से कई बार इस बात का जिक्र किया लेकिन मम्मा ने हर बार मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन एक रात मैं और लाइबा मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गए थे और मुदस्सर मेरा छोटा भाई हमेशा की तरह हमारी खाला के घर में सिर्फ मम्मा ही थी। हमको घर पहुंचते पहुंचते काफी लेट हो गया था। हमने जब घर में एंटर किया तो घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। मैंने लाइट्स ऑन की और मम्मा को आवाज लगाई लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैं उनके रूम में गई तो मम्मा को देख के मेरा दिल दहल उठा। मम्मा अपने रूम के एक कोने में बैठ कुछ बुदबुदाते हुए ऑलमोस्ट रो रही थी। मैं फौरन उनके पास गई और उनकी ऐसी हालत की वजह पूछी तो मम्मा ने मुझे गले लगा लिया और कहा कि सना बेटा मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुम सही कहती थी। ये बात सुन मैंने मम्मा की बात बीच में ही काटते हुए उनसे पूछा मैं क्या सही कहती थी मम्मा? मम्मा ने फिर बताया कि वो घर का काम खत्म करके अपने रूम में बैठ के टीवी देख रही थी। उनको एक साया रूम के बाहर एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दिया, ठीक उसी तरह जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने मेरे रूम के बाहर किसी को जाते हुए देखा था। पहले तो मम्मा ने नजरअंदाज किया लेकिन उनको एक के बाद एक कई बार किसी को एक कोने से दूसरे कोने तक भागते हुए देखा। उस साए के दौड़ने की आवाज मम्मा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। मम्मा हिम्मत करके जब डोर के पास गईं तो अचानक से किसी आदमी का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया और उनको पार करते हुए मतलब एक तरफ से अंदर और दूसरी तरफ से मम्मा की बॉडी से बाहर हो गया। इसी के साथ मम्मा की डर से चीख निकल गई। मम्मा रूम के एक कोने में डर से अपने आप को छुपाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और तब से लेके हमारे आने तक वहीं पढ़ती रही। मम्मा को ऐसी हालत में देख के मेरा दिल डर से दहल उठा था। मैंने मम्मा को बेड पे बैठाया और लाइबा ने उनको पीने के लिए पानी दिया। कुछ देर बाद हम तीनों ने वजू करके ईशा की नमाज पढ़ी और अल्लाह अल्लाह करते सो गए। लेकिन नमाज अदा करते वक्त मुझे हर वक्त रूम में किसी चौथे की मौजूदगी होने का एहसास लगातार रहा। खैर उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ और दूसरी सुबह मम्मा ने बीती रात का वाकया हमारी खाला को बताया।
खाला ने मम्मा को सब्र से काम लेने को कहा और कहा कि हम सब 5 वक्त की नमाज रोज अदा करें और घर के साथ साथ खुद को हमेशा पाक साफ रखें। अगले 1-2 दिन तक कुछ अननेचुरल नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जुमेरात को मैं आदतन मगरिब की नमाज अदा करने के बाद छत पे चली गई और पुरानी गजलें सुनने लगी। दिसंबर की वो सर्द भरी शाम मुझे सुकून दे रही थी। अचानक से मेरे कंधे पर पीछे की तरफ मुझे किसी की सांसों के साथ साथ बेहद गंदी और बदबू भरी महक आई, जैसे सड़े हुए गोश्त की होती है। मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि 2 से 3 सीढ़ियों से कूदती हुई नीचे भागी। मैंने किसी तरह अपनी उखड़ी हुई और तेज चलती हुई सांसों को काबू किया और फिर वजू करके मगरिब की नमाज अदा करने लगी। नमाज पढ़ते वक्त वो साया मेरे ठीक बगल में मौजूद था। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी और पूछ रही थी कि इस समय तो मैं उनकी पनाह में हूँ, नमाज अदा कर रही हूँ, उनसे बड़ा इस कायनात में कोई भी नहीं है, तो ये साया इस वक्त मेरे बगल में कैसे खड़ा है। नमाज खत्म होने के साथ ही वो साया मेरे पास से गायब हो गया। मैं डिनर करने डाइनिंग टेबल पे गई और कैस्ट्रॉल में से मेरे हिस्से की रोटियां गायब थीं। मैं समझ गई थी कि ये काम किसका है, लेकिन मैंने इसे इग्नोर किया और सिर्फ दाल गोश्त खा के अपने रूम में वापस आके लेट गई। उस रात मैं वॉशरूम गई तो वॉशरूम से निकलने के लिए जब मैंने उसका डोर ओपन किया तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था। मैंने बहुत जोर लगाया, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा था कि दूसरी तरफ से जैसे उल्टा जोर लगा रहा हो और साथ ही मुझे किसी की जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर सांस ले रहा हो। मैंने चीख के लाइबा को आवाज लगाई तो एक ही पल में आसपास सब कुछ थम सा गया। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे से एक बार फिर से डोर को पुश किया तो वो आराम से खुल गया। मैं वॉशरूम से निकल के फौरन लिहाफ ओढ़ के सो गई। उस रात मेरे साथ साथ लाइबा ने कई मर्तबा वॉशरूम के डोर के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। अगली 2 रातें ऐसे ही गुजरी और तीसरी रात करीब 3 बजे जब मैं सो रही थी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिहाफ में कोई और भी है। मुझे लगा कि लाइबा सोते वक्त मेरा लिहाफ खींच रही है, तो मैंने उसका नाम लेके ऐसा ना करने को कहा, लेकिन लिहाफ हटा के देखा तो लाइबा बेड की दूसरी तरफ सो रही थी। मैंने अपने लिहाफ को सही किया और वापस से सो गई। सारी रात मुझे नींद नहीं आ पाई। कभी मुझे लगता कि कोई मुझे छू रहा है, तो कभी मेरे पैरों को कोई पकड़ के नीचे खींच रहा है। सुबह मम्मा ने मुझे और लाइबा को फजर की नमाज के लिए उठाया और जब मैं वॉशरूम में वजू करने गई तो अपने हाथ पैर और नेक को देख के मेरी चीख निकल गई। चीख सुन मम्मा भी मेरे पास भागते हुए आई। मैंने मम्मा को अपने हाथ पैर दिखाए तो मम्मा के आंसू आ गए। हर जगह नाखूनों के खरोचने के निशान पड़े हुए थे। ये देख मम्मा का दिल दहल उठा था और उन्होंने सीधा हमारे बड़े मामू जो बरेली में रहते हैं उनको कॉल लगाया और सारी बात बताई। दूसरे ही दिन मामू हमारे घर एक मौलाना साहब के साथ आए। मौलाना साहब ने पहले तो पूरे घर का मुआयना किया और फिर लिविंग रूम में आके बैठ गए। मम्मा उनके सामने वाले सिंगल सोफा पे बैठी थी और मैं लाइबा के साथ मम्मा के बगल में खड़ी थी। मौलाना साहब ने मामू की तरफ देखते हुए बताया कि घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पूरी तरह से पाक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ज्यादातर आपके साथ जो वाकया पेश आता है वो सबसे ज्यादा कौन सी जगह में हुए हैं। तो मैंने उनको बताया कि बेडरूम में ही सबसे ज्यादा उस एंटिटी से मेरा राब्ता हुआ है। ये जानने के बाद मौलाना साहब मामू और मम्मा के साथ मेरे रूम में गए। उन्होंने सबको रूम के बाहर ही रुकने को कहा और खुद अकेले रूम का डोर अंदर से बंद करके उसमें चले गए। कुछ 2 ही मिनट में वो बाहर आए और वापस लिविंग रूम में आके बैठ गए। कुछ मिनट्स तक उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया,
क्या आप परफ्यूम लगाने का शौक फरमाती हैं और शाम के वक्त घर की छत पे जाती हैं? ये सुन मैं शॉक्ड हो गई थी कि इनको इतना सब कैसे पता चला। मैं अपना सर नीचे करते हुए जवाब में धीरे से सिर्फ हाँ कहा। इसके बाद उन्होंने पूछा, क्या आप अक्सर अपने बाल खुले करके वहां बैठती हैं और छत की दीवार को देवदार और पीपल के पेड़ की डालियां छूती हैं? मैंने मायूसी से सर हाँ में हिला के उनके सवाल का जवाब दिया। एक लंबी खामोशी के बाद मौलाना साहब ने बताया कि आपके ऊपर एक जिन का साया है। ये जिन या जिन्नात इत्र की खुशबू और खुले बालों से खातून और लड़कियों की तरफ खींचते चले जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा हिदायत देते हैं कि लड़कियों और औरतों को कभी भी इत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सर हमेशा ढाक के रखना चाहिए। आप सब नई जनरेशन के बच्चे इन सब बातों में यकीन नहीं करते, लेकिन जब इसकी वजह से मुसीबत में पड़ते हैं तब एहसास होता है कि किस मुसीबत को गले लगा बैठे हैं। ये सुन मैं जहां ऊपर से नीचे तक सिहर गई थी तो वहीं मम्मा का रोना ही नहीं रुक रहा था। ये देख मामू ने मौलाना साहब से हमको इस जिन्नात से निजात दिलाने की गुजारिश की। मौलाना साहब ने बड़े ही नरम लहजे में कहना शुरू किया, जिन्नात से दुश्मनी करना बहुत खतरनाक होता है। अगर जिन्नात आपका दुश्मन बन जाता है तो वो कुछ ही साल में आपको बर्बाद कर देता है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तब जिन्नात आपको नमाज पढ़ने से रोकता है। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, आपके घर में झगड़े जरूर होते हैं। जिन्नात आपके हर काम में बंदिशें पैदा करता है। जैसा मैं बताने जा रहा हूं, आप सबको वो अमल में लाना है और बिना रुके 40 दिन तक ये काम करना है। पहला, अपने आप को और अपने घर को हमेशा साफ रखना है। दूसरा, कोई भी नमाज नहीं छोड़नी है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी होगी। तीसरा, सबसे पहले शुरू और आखिर में कोई भी 3 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद 21 बार सूरा नाज शरीफ को बिना देखे पढ़ना है। चौथा, दुआ पढ़ने के बाद सरसों के तेल पर दम कर देना है। 5वां और आखिरी, दम किए हुए तेल को आपकी यानी सना के 20 नाखून दोनों आंखों, कान और सिर पर लगाना है। मौलाना साहब की बात खत्म होते ही मम्मा ने उनसे पूछा, मौलाना साहब आपके लिए हम क्या खिदमत पेश कर सकते हैं? मम्मा की बात सुन के उन्होंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बाजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरे मौला ने मुझे जितना भी बख्शा है वो मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी है। आपको कुछ करना ही है तो हर जुमे को मस्जिद में सदका दे दीजिएगा। इसके बाद उन्होंने चाय पी और मामू के साथ वापस चले गए। उस दिन से अगले 40 दिन तक हमने मौलाना साहब की हिदायतों को अमल किया और 40वें दिन के बाद से उस साए ने हमें ना ही परेशान किया और ना ही नजर आया। 2021 के रमजान के महीने में मेरा निकाह कनाडा में सेटल्ड इंजीनियर मेरे शौहर आदिल खान से करा दिया गया और ईद उल फित्र के चौथे दिन बाद मैं अपने शौहर के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। आप सब सोच रहे होंगे कि स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई है और मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल प्रॉब्लम मेरे कनाडा शिफ्ट होने के बाद से स्टार्ट हुई। आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और हमारी कोई भी औलाद नहीं है। ना जाने मैंने अपने कितने ही टेस्ट करवा लिए, लेकिन रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आता है। मेरे शोल्डर्स और नेक में हमेशा से दर्द बना रहता है और मेरे शौहर ने मुझे ये तक बताया कि कई मर्तबा उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं उन पे चिल्लाती हूँ, गंदी गंदी गालियां बकती हूँ और कई दफा तो मैंने उन पे हाथ भी उठाया है। ये बात मैंने अपनी बहन और अम्मी से आज तक छुपा के रखी है।
मैं जानती हूं कि वो साया, वो जिन्नात मेरे साथ आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। मेरी ये कहानी बयां करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आज की जनरेशन को ये बताऊं कि हर चीज लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो हिदायतें हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं और कह गए हैं, उनको हमको असल जिंदगी में अमल में लाना चाहिए। आप सुन रहे थे हॉरर बाय फोबिक पॉडकास्ट मेरे यानी विश्वास के साथ।